डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम पैथोफिजियोलॉजी के यूनिट नंबर फर्स्ट के लेक्चर नंबर फर्स्ट को एक्सप्लेन करेंगे, जिसका नेम है जेनेटिक डिसऑर्डर। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि जेनेटिक डिसऑर्डर किसे कहते हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं, और फिर हर टाइप को हम फुली एक्सप्लेन करेंगे। इसी के साथ इस यूनिट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो उसको भी हम मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जेनेटिक डिसऑर्डर किसे कहते हैं। तो वो डिसऑर्डर जिसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जीन्स इन्वॉल्व हो, तो उन डिसऑर्डर को हम कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। अब हमारे पास इंट्रोडक्शन है जेनेटिक डिसऑर्डर का कि अ जेनेटिक डिसऑर्डर इज एन इलनेस काज्ड बाय वन और मोर एबनॉर्मलिटीज इन द जीनोम, स्पेशली अ कंडीशन दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। तो कहें कि अगर आपके जीनोम में, जीनोम कहते हैं कंप्लीट सेट्स ऑफ जीन किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसको हम कहते हैं जीनोम। अगर आपके जीनोम में किसी भी एक या एक से ज़्यादा जीन्स की एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से आप में कोई भी इलनेस हो, तो उसको हम कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। और जेनेटिक डिसऑर्डर जितने भी होते हैं वो बाय बर्थ क्या होते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं, वो बाय बर्थ आपको उनका पता चल जाता है। Most genetic disorder are quite rare and affect one person in every several thousand or million। तो जिस तरह हमारे पास अब बाकी माइक्रोबियल डिसऑर्डर हैं या बाकी हमारे पास डिसऑर्डर्स हैं जो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिस तरह टाइफाइड आ गया हमारे पास या हमारे पास डायरिया वगैरह हैं, उसकी बनिस्बत जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। वो कई थाउजेंड या मिलियन में किसी एक या दो पर्सन को अफेक्ट करते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर में और मे नॉट बी हेरिटेबल पास डाउन फ्रॉम द पेरेंट्स जीन। तो जेनेटिक डिसऑर्डर हमारे पास क्या है, ये हेरिटेबल भी होते हैं और नॉन हेरिटेबल भी होते हैं। हेरिटेबल वो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जो अपने पेरेंट्स से अपने बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। सही है, वो डिसऑर्डर जो पेरेंट में थे, आया उन पेरेंट में शो थे या नहीं थे, लेकिन जब वो जेनेटिक डिसऑर्डर जो पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफर हो, तो उसको कहते हैं हेरिटेबल डिसऑर्डर। और वो डिसऑर्डर जो ज़ाइगोट के बनने के दौरान अगर कोई भी म्यूटेशन हो गई, कोई भी क्रोमोसोमल या जेनेटिक डिसऑर्डर डेवलप हुआ बच्चे में, तो वो आपके पास फिर नॉन हेरिटेबल जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाता है। इसके बाद हमारे पास रिव्यू ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स है। तो ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर का हमारे पास यूनिट है, इसमें बहुत सी चीज़ें आप लोगों ने एफएससी में पढ़ी हुई हैं। तो जो न्यू चीज़ें उसको हम फुली एक्सप्लेन करेंगे। वो चीज़ जो इंतहाई सिंपल है, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, तो उसको इतनी एक्सप्लेनेशन हम नहीं करेंगे ताकि आप लोगों की टाइम बचत हो। सही है। इसके बाद हमारे पास जीन्स, सेगमेंट ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेड। देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अगर डीएनए है तो इसका वो सेगमेंट जो एक पर्टिकुलर ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है, तो इस सेगमेंट को हम कहते हैं जीन। और ये जीन क्रोमोसोम पे जिस पार्ट पे लाई करता है, उस पार्ट को हम कहते हैं लोकस। The position of gene on a chromosome is called gene locus। MCQs के लिए याद रख लें। इसके बाद हमारे पास डिप्लॉइड, when one chromosome are in matched pair। हमारे पास क्या होते हैं कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो डिप्लॉइड फॉर्म में होते हैं, वन फ्रॉम मदर वन फ्रॉम फादर। सही है। तो वो हमारे पास क्या, वो हमारे पास डिप्लॉइड फॉर्म में है। और दोनों क्रोमोसोम, इसको फिर हम सिस्टर क्रोमोसोम कहते हैं। और ये होमोलोगस क्रोमोसोम है कि वो क्रोमोसोम जिसमें एक क्रोमेटिड फ्रॉम फादर, एक वन फ्रॉम मदर, जो आपके पास एक पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम बनाते हैं जिनका शेप और साइज सेम हो, उसको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। अलील्स किसे कहते हैं कि हमारे पास एक ही जीन के डिफरेंट फॉर्म, तो हर एक फॉर्म एक दूसरे का अलील कहलाता है। जीन दैट हैव सेम लोकस ऑन सिस्टर क्रोमोसोम, कि वो डिफरेंट जीन्स जिनका लोकेशन सेम होगा लेकिन उनके फॉर्म डिफरेंट होंगे, तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एलील्स कहलाते हैं। एलील्स ईच फॉर्म ऑफ सेम जीन। ट्रेट, when both allele eventually code for, हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास दो अलील एक ही ट्रेट के लिए क्या कर कोड हो, वो किसी भी आपके बॉडी में कोई भी कैरेक्टर्स को शो करते हैं, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं,
ट्रेड्स कहते हैं। तो ये हमारे पास क्रोमोसोम्स का एक स्ट्रक्चर है जो ऑलरेडी आप लोग एफएससी में पढ़ चुके हैं कि ये आपके पास जो फर्स्ट इसका वो है, ये क्रोमेटिड्स कहलाता है, जिसको हम आम भी कहते हैं, ये क्रोमेटिड्स हैं। अब क्रोमेटिड्स क्या हैं? क्रोमेटिड्स ईच ऑफ 2 थ्रेड लाइक स्ट्रैंड इनटू विच क्रोमोसोम डिवाइड लॉन्गिट्यूडनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, कि सेल डिवीजन के थ्रू इस तरह ये एक वन साइड पे चला जाते हैं, दूसरे साइड पे, तो इसका ये जो वन पार्ट है इसको क्रोमेटिड्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है? सेकेंड, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर वो पार्ट है जिसमें सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल्स अटैच होके वन क्रोमेटिड्स को एक साइड पे लेकर जाते हैं, दूसरे के दूसरे साइड पे, तो वो जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन है उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। ये भी आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। थर्ड हमारे पास क्या है? शॉर्ट आर्म है, और फोर्थ हमारे पास लॉन्ग आर्म है। इसके बाद ये जनरल इंफॉर्मेशन है कि हमारे पास ह्यूमन जीनोम जो है वो 3 बिलियंस ऑफ डीएनए का बना होता है, जिसमें 750 MB के बेस पेयर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं, और इसमें 20,000 से लेके 25,000 तक प्रोटीन कोडिंग जीन्स होते हैं। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। और इसके लिए अब एस्टिमेट भी ये भी लगाए गए कि हमारे पास 1 लाख से भी ज़्यादा क्या है? जीन्स हैं। तो एक प्रोजेक्ट जिसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि 2003 में लॉन्च हुआ, और उसका ये मकसद था कि उस प्रोजेक्ट में जितने भी टीम थी उन्होंने ये मालूम करना था कि ह्यूमन का जो जीनोम है वो कितने नंबर्स ऑफ जीन से बना है, उन जीन्स की सीक्वेंस क्या है, और हर एक जीन किस किस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके लिए एक प्रोजेक्ट जो है वो बना जिसका नेम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, और वो 2003 में लॉन्च हुआ। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए ये स्लाइड याद रख लें। अब इम्पोर्टेंट स्लाइड हमारे पास है कि हमने पढ़ा कि किसी भी जीन्स के डिफरेंट फॉर्म को हम अलील कहते हैं। तो अलील मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास डोमिनेंट, दूसरा रिसेसिव। डिफरेंट वर्जन्स ऑफ अ जीन आर कॉल्ड अलील। अलील आर डिस्क्राइब एज आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव डिपेंडिंग ऑन देयर एसोसिएटेड ट्रेट। तो जो हमारे पास अलील से रिलेटेड ट्रेट हो, अगर एक जीन एक ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है और उस जीन के 2 अलील हो, उसमें एक अलील अगर इंडिपेंडेंटली या इंडिविजुअली भी वो ट्रेट को रिप्रेजेंट करे तो उसको हम पे क्या कहेंगे? डोमिनेंट अलील कहेंगे। यहाँ पे पिक्चर के थ्रू मैं आपको बता दूं, ये आई कलर का यहाँ पे अलील्स हैं, जिसमें एक हमारे पास कैपिटल बी है, दूसरा हमारे पास स्मॉल बी है। तो बी जो हमारे पास है वो डोमिनेंट है ब्राउन आई के लिए, और जो स्मॉल बी है वो रिसेसिव है ब्लू आइज के लिए। अब यहाँ पे आप देख लें कि ये हमारे पास एक साथ आए हैं, तो तब हमारे पास ब्राउन कलर है, लेकिन यहाँ पे ब्राउन डोमिनेंट्स अलील के साथ एक हमारे पास रिसेसिव अलील भी आए हैं ब्लू कलर का, लेकिन फिर भी कलर ऑफ आई हमारे पास ब्राउन है। तो ये क्यों? ये इसलिए कि बी हमारे पास डोमिनेंट है, ब्राउन कलर अलील डोमिनेंट है ब्लू कलर ऑफ अलील से के ऊपर। सही है। अब यहाँ पे इन्होंने दिए हैं कि डोमिनेंट अलील शो देयर इफेक्ट इवन इफ इंडिविजुअल ओनली हैज 1 कॉपी ऑफ अलील। अगर किसी भी इंडिविजुअल में सिर्फ एक अलील की कॉपी भी है लेकिन वो डोमिनेंट है, तो वो अपना क्या करेगा? अपना ट्रेड शो करेगा, जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। यहाँ पे इस एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया कि बी जो ब्राउन कलर के लिए वो है डोमिनेंट। अब ये हमारे पास ब्लू कलर वाले अलील के साथ आए हैं, चूंकि ये हमारे पास बी ब्राउन कैपिटल बी डोमिनेंट है, इसलिए इस आई कलर भी ब्राउन है। सही है। और रिसेसिव तब अपने कलर को शो करेगा, तब अपने ट्रेट को शो करेगा जब वो होमोजाइगस के फॉर्म में हो। होमोजाइगस मतलब दोनों ही आपके पास स्मॉल हो, तो तब वह अपने अलील को वो तब अपने कलर को शो करेगा। लेकिन जो डोमिनेंट हो, अगर वो आपके पास होमोजाइगस है फिर भी शो करते हैं, लेकिन अगर डोमिनेंट आपके पास हेट्रोजाइगस के फॉर्म में भी आ जाए फिर भी वो आपके पास क्या है? फिर भी वो आपके पास आई कलर को शो करता है, फिर भी वो अपने ट्रेड को शो कर सकता है। इसके बाद ब्लैक आई कलर, तो फीचर स्निप फ्रॉम द वेब। Contrary to popular belief, true black eye do not exist. True black eyes exist नहीं करते। या किसी पर्सन का डार्किश ब्राउन होता है, ब्राउन कलर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसके आईज ब्लैक नज़र आते हैं, हालांकि ब्लैक आई कलर ट्रूली मौजूद नहीं है।
ये हमारे पास डोमिनेंट एंड रिसेसिव जो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि द टर्म डोमिनेंट एंड रिसेसिव डिस्क्राइब द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ सर्टेन ट्रेट, दैट इज दे डिस्क्राइब हाउ लाइकली इट इज फॉर सर्टेन phenotype to pass from parent offspring. Sexually reproducing species include people and other animal have 2 copies of each gene. देखो जो हमारे पास डोमिनेंट एंड रिसेसिव की बात है तो एक तो वो ये शो करता है कि आई कलर या जो उसके ट्रेट होंगे वो होंगे या नहीं होंगे, शो होंगे या नहीं होंगे। इसके बाद ये हमें ये भी बताता है कि कौन से ट्रेट पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास फादर जो हैं वो क्या है वो हेट्रोजाइगस है तो फादर में वो शो होगा। मदर हमारे पास क्या है, मदर हमारे पास क्या है वो रिसेसिव है। तो अगर फादर हेट्रोजाइगस है वो ब्लैक कलर आइज हैं और मदर जो है वो हमारे पास क्या है ब्लू आइज कलर के साथ है। तो क्या हुआ, अगर फादर से रिसेसिव जी अलील और मदर से एक अलील कंबाइन हो के जाते हैं तो आई कलर हमारे पास ब्लू आएगा। लेकिन अगर फादर से कैपिटल बी आ जाए मदर से स्मॉल बी फिर हमारे पास आई कलर ब्राउन होगा। तो ये जो हमारे पास डोमिनेंट और रिसेसिव अलील की बात होती है तो ये हमारे पास ये भी शो करता है कि कौन से ट्रेट पेरेंट से अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होंगे और कौन से नहीं होंगे। अब हेरिडिटी एंड कंजेनिटल डिसऑर्डर। कंजेनिटल डिसऑर्डर किसे कहते हैं, वो डिसऑर्डर जो बाय बर्थ बच्चों में शो हो जाते हैं, जो बर्थ से बच्चों में होते हैं उसको क्या कहते हैं, कंजेनिटल डिसऑर्डर। एबनॉर्मेलिटीज प्रेजेंट एट बर्थ इवन दो इट मे नॉट बी डिटेक्टेड अंटिल सम टाइम आफ्टर बर्थ, कि जो हमारे पास वो डिसऑर्डर जो बच्चे में बाय बर्थ डिटेक्ट हो जाते हैं या कुछ टाइम के बाद डिटेक्ट हो जाते हैं उनको कंजेनिटल डिसऑर्डर कहते हैं। पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग 5th सेमेस्टर में आप लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ हार्ट डिसऑर्डर हैं जो क्या हैं, जो कंजेनिटल हैं, जो एट अ टाइम ऑफ बर्थ क्या होते हैं किसी बच्चे में होते हैं। और जेनेटिक डिसऑर्डर तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि वो डिसऑर्डर जो क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटी की वजह से होंगे। अब वो जेनेटिक डिसऑर्डर जो पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफर हो तो उसको हम हेरिडिटी डिसऑर्डर कहते हैं कि हेरिडिटी डिसऑर्डर और इनहेरिटेड हेरिडिटी डिसऑर्डर जो हमारे पास होते हैं तो वो इनहेरिटेड हेरिडिटी डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर हैं जो पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफर हो, जेनेटिक डिसऑर्डर। इसके बाद genetic disorder is an illness caused by abnormality in gene or chromosome, especially a condition that present from birth फ्रॉम और बिफोर बर्थ। सही है, तो ये तो सिंपल है कि जेनेटिक डिसऑर्डर हमारे पास क्रोमोसोम या जीन्स में कोई प्रॉब्लम हो उसकी वजह से जो आपको कोई इलनेस हो जो बर्थ या बिफोर बर्थ शो हो तो उसको जेनेटिक डिसऑर्डर कहेंगे। मोस्ट जेनेटिक डिसऑर्डर आर क्वाइट रेयर एंड अफेक्ट 1% इन एवरी सेवरल थाउजेंड और मिलियन, तो ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब जेनेटिक डिसऑर्डर में हमारे पास ट्राइसोमी, मोनोसोमी, पॉलीसोमी ये इसके टाइप्स हैं जो एक एक करके अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि ट्राइसोमी रिफर टू द presence of 3 copies instead of the normal 2 of a particular chromosome। किसी भी क्रोमोसोम के हमारे पास 2 कॉपीज होते हैं जो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। एक कॉपीज का एक पे हमारे पास जो है वो मदर से आता है, एक फादर से आता है, तो वो आपके पास एक कॉपी बनाता है। लेकिन अगर किसी भी पर्सन में 2 कॉपीज की बनिस्बत 3 कॉपीज ऑफ जीन्स हो तो उसको फिर हम ट्राइसोमी कहते हैं। जिस तरह हमारे पास 46 क्या है 46 क्रोमोसोम है, लेकिन अगर 46 की जगह 47 आ जाए, 46 क्रोमोसोम है लेकिन अगर इसकी वजह की जगह 47 आ जाए तो फिर इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्राइसोमी। और इसमें हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में डिफरेंट चेंजेस जो आते हैं इंक्रीज या डिक्रीज आता है। तो ट्राइसोमी में क्या होगा कि अगर आपके पास 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम हो इंस्टेड ऑफ 2 कॉपीज तो उस कंडीशन को हम ट्राइसोमी कहते हैं। द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 विच इज फाउंड इन डाउन सिंड्रोम इज कॉल्ड ट्राइसोमी। जिस तरह हमारे पास डाउन सिंड्रोम जो आगे लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है जिसमें हम डाउन सिंड्रोम को एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें हमारे पास एक एक्स्ट्रा
क्रोमोसोम होता है 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे। इसके बाद हम जो हमारे पास डाउन सिंड्रोम प्रकाश करता है। इसके लिए बाद हमारे पास क्या है, ट्राइसोमी। ट्राइसोमी में क्या होता है कि 18 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे अगर आपके पास क्रोमोसोम हो एक्स्ट्रा, ये हमारे पास 13 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे एक्स्ट्रा अगर क्रोमोसोम हो, तो अगर 18 पे होगा तो वो एडवेंट सिंड्रोम काज करता है। अगर आपके पास 13 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे होगा तो वो आपके पास क्या, वो आपके पास सिंड्रोम काज करते हैं जिसे पेटिव सिंड्रोम्स कहते हैं। तो ये सिंड्रोम हमारे पास बाय बर्थ बच्चों में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे जो है उनकी अमूमन 1 to 2 वीक्स में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, क्योंकि वो बच्चे एबनॉर्मल्स होते हैं। ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इज पॉसिबल। सेक्स क्रोमोसोम की भी हमारे पास ट्राइसोमी पॉसिबल है। जिस तरह हमारे पास डबल XY लाइन फिल्टर सिंड्रोम, जिसको हम सिंपल अल्फाज में शीमेल कहते हैं, तो वो क्या है, वो आपके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है लेकिन सेक्स क्रोमोसोम। और हमारे पास ऑटोसोम भी होते हैं जो बॉडी क्रोमोसोम होते हैं, जो क्या करते हैं, जो आपके जेंडर को तो चेंज नहीं करते, उसमें चेंजेस नहीं लेकर आते, बल्कि वो आपके बॉडी में और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जिस तरह हमारे पास डाउन सिंड्रोम है, तो डाउन सिंड्रोम में हमारे पास क्या होते हैं, वो बॉडी क्रोमोसोम 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे एक एक्स्ट्रा कॉपी आपके पास आ जाती है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है और इसको फिर कहते हैं ट्राइसोमी। इसके बाद मोनोसोमी किसे कहते हैं, देखो जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर के शक्ल में आते हैं, सही। अगर उस पेयर में आपके पास सिर्फ एक क्रोमोसोम हो, एक क्रोमोसोम नहीं हो, तो उसको फिर हम कहते हैं मोनोसोमी। जिस तरह हमारे पास अगर ये एक पेयर है, सही है, ये हमारे पास अगर एक पेयर है, अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए या इसमें कोई भी चेंजेस आ जाए और ये आपके पास इस शक्ल में आ जाए तो इसको ट्राइसोमी कहेंगे। लेकिन अगर ये आपके पास इस शक्ल में आ जाए तो इसको फिर हम मोनोसोमी कहेंगे, सही है। और पॉलीसोमी किसे कहते हैं, पॉलीसोमी में हमारे पास ये है कि इस अ कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म हैज एटलीस्ट 1 मोर क्रोमोसोम देन नॉर्मल, जिसमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम हो, नॉर्मल तादाद से ज्यादा क्रोमोसोम हो, तो उस पे क्या कहेंगे, उसको फिर हम पॉलीसोमी कहेंगे। अगर एक एक्स्ट्रा होगा तो वो हमारे पास ट्राइसोमी आएगा, और एक से ज्यादा होगा तो फिर वो हमारे पास पॉलीसोमी में आता है। तो ट्राइसोमी भी पॉलीसोमी का एक पार्ट है। इसके बाद हमारे पास है एन्यूपोलाइडी। तो एक एन्यूपोलाइडी होता है, एक यूपोलाइडी होता है। एन्यूपोलाइडी में हमारे पास नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम में चेंजेस होते हैं, लेकिन जो यूपोलाइडी होता है उसमें क्या, उसमें सेट्स ऑफ क्रोमोसोम में चेंजेस होते हैं। तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंज हो, इंक्रीज और डिक्रीज हो, तो उसको कहते हैं एन्यूपोलाइडी। एनी वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर दैट इन्वॉल्व इंडिविजुअल क्रोमोसोम रादर देन इंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम, सही है, कि जब आपके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंजेस हो तो इसको कहते हैं एन्यूपोलाइडी। देयर मे बी फ्यूअर क्रोमोसोम एज इन टर्नर सिंड्रोम। वो हमारे पास टर्नर सिंड्रोम भी होता है, जिसमें क्या है, जिसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है, जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम सिर्फ होते हैं, मतलब उसमें ये मोनोसोमी की एग्जांपल है। और मोर क्रोमोसोम भी हो सकते हैं कि नॉर्मल से ज़्यादा क्रोमोसोम हो, जिस तरह हमारे पास डाउन सिंड्रोम हो गया जिसमें 21 नंबर पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। सच इंडिविजुअल हैव वेरियस एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल ट्रेड, जो आगे लेक्चर्स में हम एक्सप्लेन करेंगे कि डाउन सिंड्रोम में क्या चेंजेस होंगे, लाइनफेल्टर में क्या चेंजेस होंगे, टर्नर सिंड्रोम के बेबी में कौन कौन से चेंजेस होंगे। इसके बाद हमारे पास है एन्यूपोलाइडी। एन्यूपोलाइडी इज अ सेलुलर कंडीशन इन विच इंस्टेड ऑफ 2 क्रोमोसोम यू हैव आइदर अ मिसिंग और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम फॉर वन ऑफ द ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। तो ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन भी किया कि एन्यूपोलाइडी में क्या होगा, या आपके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा या आपके पास एक क्रोमोसोम कम होगा, तो इसको हम एन्यूपोलाइडी कहेंगे। तो ये एग्जांपल एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें। एमसीक्यूज इसमें से आ सकता है कि अगर 13 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे एक एक्स्ट्रा हो तो उसको पेटिव सिंड्रोम काज करेगा, 21 पे होगा तो वो डाउन सिंड्रोम काज करेगा, 18 पे होगा तो वो आपके पास एडवर्ड सिंड्रोम काज करेगा। यहाँ पे पिक्चर में भी आपको दिखाया है कि देखो ये 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे क्या है, 2 की जगह 3 है, जो हमारे पास ट्राइसोमी की एग्जाम्पल है। और जो हमारे पास ट्राइसोमी है तो वो ऑटोसोम की जगह सेक्स क्रोमोसोम पे भी आपके पास आ सकता है। किस तरह, इफ अ पर्सन इज मिसिंग ऑल आर पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम, तो वो हमारे पास एक्स नॉट में आ जाता है, जो क्या है, जो हमारे पास टर्नर सिंड्रोम है
कि जो हमारे पास नॉर्मल फीमेल होती है वो हमारे पास डबल एक्स की होती है, लेकिन अगर उसमें एक क्रोमोसोम कम हो जाए तो वो एक्स और दूसरे एक्स की जगह यहाँ पे एम्प्टी आ जाए तो ये टर्नर सिंड्रोम फिर काज होता है। और ये एक्स लिंक ट्राइसोमी है या सेक्स लिंक ट्राइसोमी है। और इसमें जो टर्नर सिंड्रोम में क्या होते हैं, शॉर्ट स्ट्रेचर होता है और वो फीमेल एबनॉर्मल होती है, जो आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। सही है, बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास एक वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाए कि एक्स वाई के साथ एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाए, डबल एक्स वाई आ जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास फिर लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या कहते हैं, जिसको हम अपने अल्फाज में शीमेल कहते हैं। तो वो क्या होते हैं कि उसमें मदर से 2 एक्स आए होते हैं, फादर से 1 वाई, मतलब एक्स वाई की जगह उसमें डबल एक्स वाई होते हैं। और इस कंडीशन को फिर हम क्या कहते हैं, इसको हम लाइनफेल्टर सिंड्रोम का कहते हैं। अब हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर की एक और क्लासिफिकेशन है कि हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव क्या है, एक्स लिंक डोमिनेंट क्या है, एक्स लिंक रिसेसिव क्या है, वाई लिंक डोमिनेंट क्या है, एंड माइटोकॉन्ड्रियल हमारे पास डोमिनेंट डिजीज जेनेटिक डिसऑर्डर कौन कौन से। तो एक एक करके अब हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है डोमिनेंट डिजीज। तो डोमिनेंट डिजीज वो डिजीज होगी जो किसी डोमिनेंट अलील की वजह से हो। तो वो डोमिनेंट अलील अगर सिंगल भी आपके पास आ जाए फिर भी वो वही डिजीज काज करेगा। तो these genetic disease only require a single copy of the gene to be damaged। इस जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए सिर्फ एक ही कॉपी काफ़ी है। अगर आपके पास एक ही कॉपी आ जाए उस डिफेक्टिव जीन की और वो जीन आपके पास डोमिनेट हो तो उस पर्सन में वो डिजीज का होगी। दिस एरर नीड ओनली बी इनहेरिटेड फ्रॉम वन पेरेंट इन ऑर्डर टू गेट द डिजीज। अगर वही डोमिनेंट जीन अगर आपके फादर में है या मदर में है कोई बात नहीं, जब वो आप बच्चे में इनहेरिट हो गया तो वो डिजीज काज करेगा। द बैड जीन फ्रॉम वन पेरेंट डोमिनेट द अदर पेरेंट good gene। There is no such thing as carrier of dominant disease because everyone who has genetic error get the disease। और जो हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कोई भी पर्सन जो डोमिनेंट जीन के साथ हो तो वो कैरियर नहीं हो सकता, बल्कि वो खुद उस डिजीज से दो चार होगा, खुद वो डिजीज उसको होगी। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट जो हमारे पास अलील होता है वो एक दफ़ा आ जाए आप में, चाहे वो सिंगल फॉर्म में हो या डबल फॉर्म में हो, वो आपके पास डिजीज का करेगा। तो जिस पर्सन में डोमिनेंट जीन होगा वो आपके पास उसमें डिसऑर्डर होगी। इसके बाद रिसेसिव डिजीज होता है। तो रिसेसिव डिजीज क्या है कि वो डिजीज जो रिसेसिव अलील की वजह से हो। तो चूंकि रिसेसिव कमजोर होता है, अगर वो क्या है कि अगर वो सिर्फ एक आए हेप्लाइड फॉर्म में आए वो डिजीज काज नहीं करेगा। वो डिजीज काज करना या अपना ट्रेट शो करने के लिए उसके लिए बहुत पेयर्स होना जरूरी है। दीज आर डिजीज वेयर बोथ कॉपीज ऑफ जीन मस्ट बी डैमेज और म्यूटेड। इसमें दोनों कॉपी आपके पास डैमेज या म्यूटेड होने चाहिए। एक कॉपी में होगा डिजीज काज नहीं होगी। क्यों? जब वो सिंपल सिर्फ एक रिसेसिव जीन होता है, सिर्फ एक रिसेसिव अलील होता है, तो उसके साथ ज़रूरी है कि दूसरा फिर डोमिनेट अलील होगा, तो डोमिनेट रिसेसिव के ऊपर डोमिनेट होगा। और जो रिसेसिव का ट्रेट है या जो रिसेसिव की वजह से जो डिसऑर्डर है वो काज नहीं होगी। तो रिसेसिव अपना ट्रेट शो करने के लिए पेयर के फॉर्म में उसको होना जरूरी है। इसके बाद हमारे ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या है कि वो डोमिनेंट अलील जो आपके पास ऑटोसोम पे हो, जो आपके पास बॉडी क्रोमोसोम पे हो। देखो हमारे पास 23 पेयर्स क्रोमोसोम जो है वो मदर से आते, 23 क्रोमोसोम 23 फादर से आते, जो 46 क्रोमोसोम बनाते। और 23 में अगर जो हमारे पास एक होता है 23 वाला, वो क्या है, वो सेक्स क्रोमोसोम में जो मेल में एक्स वाई होगा और फीमेल में डबल एक्स होगा। और जो हमारे पास बाकी 22 पेयर थे किसी भी इंडिविजुअल में क्रोमोसोम, वो ऑटोसोम कहलाते हैं। अब कोई भी इस तरह ऑटोसोमल जीन जिसमें एक अलील आपके पास डोमिनेंट हो, डिजीज को शो करे, तो उसको ऑटोसोमल डोमिनेंट कहेंगे। और ऑटोसोमल डोमिनेंट के क्या है, हमारे पास जो टाइप्स हैं, एग्जाम्पल है वो हंटिंगटन डिजीज हमारे पास आ जाते हैं, एकंड्रोप्लेजिया आता है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज आता है। तो ये इसके एग्जाम्पल आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले।
इसके बाद ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस है। तो ये बिल्कुल वही बात, ऑटोसोम कहते हैं क्या है कि ये हमारे पास बॉडी क्रोमोसोम है जिसका इक्वल चांस होता है मेल और फीमेल में। देखो बॉडी क्रोमोसोम तो सेम होंगे, चेंजेस तो सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम में आती है, मेल होगा तो XY होगा, फीमेल होगी तो XX होगी। तो जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर होते हैं उनके चांस मेल और फीमेल में सेम होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस, वो इनहेरिटेंस होते हैं जिसमें ट्रेट रिप्रेजेंट होता है सिर्फ एक अलील पे। अब अगर वो अपने डिजीज को शो करेगा तो ज़रूरी है कि वो आपके पास पेयर फॉर्म में हो, हेप्लॉइड पेयर्स फॉर्म में हो, तब वो अपने जो क्या है अपने डिजीज को या तब वो अपने ट्रेड को शो करता है। तो ये हमारे पास क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस है। Recessive condition are clinically manifest only when an individual has two copies of mutant allele. रिसेसिव अलील, वही बात जो मैंने अभी कही कि रिसेसिव अलील तब डिजीज काज करेगा या क्लिनिकली तब आपको पता चलेगा या क्लिनिकली तब अपने ट्रेट को वो शो करेगा जब वो क्या होंगे, जब उसके दोनों कॉपीज ऑफ म्यूटेंट अलील होंगे। अगर सिर्फ एक हैं तब ये आपके पास शो नहीं करता अपने डिजीज को या कंडीशन को। अब एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव जो डिसऑर्डर है, तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि सिस्टिक फाइब्रोसिस जो हमारे पास है ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, जिसमें क्या होता है, जिसमें सेक्रेटरी ग्लैंड का ये आपके पास डिसऑर्डर है जिसमें एबनॉर्मल सेक्रेशन होती है। दूसरा हमारे पास हेमेटोक्रोमेटोसिस है, जी क्रोमेटोसिस है, जिसमें क्या होता है, जो हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसमें एक्सेसिव एक्युमुलेशन ऑफ इंसुलिन होता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी ओवरलोड हो जाती है, आयरन ओवरलोड, आयरन की एक्युमुलेशन होती है एबनॉर्मल। इसके बाद हमारे पास फेनाइलकेटोनुरिया है जो कि क्या है, जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और क्रोमोसोम नंबर 12। तो ये जितने भी इसके टाइप से ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। एमसीक्यूज इस तरह आएंगे कि कौन सी डिजीज आपके पास ऑटोसोमल डोमिनेंट है, कौन सी डिजीज आपके पास ऑटोसोमल रिसेसिव है, कौन सी आपके पास वैसे सेक्स डोमिनेंट रिलेटेड है या आपके पास कोई सेक्स रिलेटेड रिसेसिव है, सही है, या एक्स लिंक डोमिनेंट या एक्स लिंक रिसेसिव भी हम कहते हैं उसको। तो यहाँ पे इन्होंने आपको बताए हैं एक्स लिंक डिसऑर्डर, वो डिसऑर्डर जो एक्स लिंक हो। अब अगर मदर का एक्स लिंक डिसऑर्डर है, मदर क्या है, मदर कोई रिसेसिव है, यहाँ पे हम पढ़ लें कि 1 क्रोमोसोम कॉपी ऑफ ग्रेन ऑफ अ जीन ऑन द एक्स क्रोमोसोम इज जनरली सफिशिएंट फॉर नॉर्मल फंक्शन। सिर्फ एक एक्स की कॉपी नॉर्मल फंक्शन के लिए ज़रूरी है। Women who have defective gene on one of these two chromosomes are protected by the normal copy of the same gene in the second chromosome। देखो अगर मदर रिसेसिव है कि उसका डोमिनेंट जीन नॉर्मल है जो ग्रीन कलर को शो करता है, और एक्स लिंक क्या है, एक्स लिंक हमारे पास, तो अगर मदर के 2 एक्स हैं उसमें से एक पे डोमिनेंट है नॉर्मल, तो मदर होगी नॉर्मल लेकिन कैरियर होगी, और दूसरे पे रिसेसिव है। अब जिस तरह हम ये देखते हैं, मैं आपको एमसीक्यूज बता दूं कि मदर हमारे पास है एक्स और फादर हमारे पास है वाई, एक्स वाई, सही। अब अगर बेटा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, तो एक्स आएगा मदर से, वाई आएगी फादर से, सही है। अगर हमारे पास एक बेटी पैदा होती है, गर्ल, बेबी गर्ल होती है, तो उसमें मदर से भी एक्स आएगा, फादर से भी एक्स आएगा। तो जीन आपके पास जो है वो ये शो करते हैं, ये माँ कि ये लड़का है या लड़की, जो आपके पास क्रोमोसोम होते हैं सेक्स क्रोमोसोम है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि मदर में एक एक्स है लेकिन वो डिफेक्टिव है और वो रिसेसिव है। तो अगर देखो दोनों बच्चे जो होंगे, दोनों बेटियां जो होंगी वो तो आपके पास नॉर्मल होंगी, क्योंकि मदर से डिफेक्टिव जीन और मदर से सही एक्स और फादर से नॉर्मल एक्स वो मिल जाते हैं। आपके पास क्या हो जाता है, आपके पास एक नॉर्मल बेबी आ जाती है फीमेल। लेकिन अगर मदर से भी एक्स आ गया नॉर्मल एक्स और फादर से वाई आ गई, तो आपके पास मेल होगा, वो भी नॉर्मल होगा। इसके बाद अगर मदर से डिफेक्टिव एक्स आ जाता है और फादर से वाई आ जाती है, क्योंकि ये डिजीज एक्स रिलेटेड है, तो वो बच्चा क्या है, वो बच्चा इफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव फॉर्म में अगर जीन है लेकिन उसके मुकाबले का दूसरा जीन नहीं है, चूंकि एक्स नहीं है, तो वो फिर क्या होगा, वो बच्चे में डिजीज काज करेगा। इसी तरह अगर
क्या है कि फादर से नॉर्मल एक्स और मदर से एबनॉर्मल एक्स अगर आ जाते हैं तो वो बेबी जो होगी फीमेल जो होगी रिजल्ट वाली, तो वो क्या होगा, वो कैरियर होगी, क्योंकि उसका जो ये ग्रीन एक्स आया है मदर से वो क्या था, सॉरी, ये जो ग्रीन एक्स आया है फादर से वो आपके पास डोमिनेंट नॉर्मल जीन है। सही है। तो इसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये फिर आपके जहन में बैठ जाएगा कि जो हमारे पास डोमिनेंट जीन होगा किसी भी क्रोमोसोम पे, चाहे वो एक्स पे हो या वाई पे हो, उसके लिए ज़रूरी नहीं है रिसेसिव जीन की। लेकिन अगर आपके पास एक रिसेसिव जीन है तो वो कब इफेक्ट होगा, जब उसके मुकाबले वाला डोमिनेंट जीन ना हो, तब वो अपना इफेक्ट शो करेगा। इसके बाद हमारे पास वाई लिंक डिसऑर्डर। तो वाई लिंक डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होते हैं जो जिनका जीन होता है वो क्या होते हैं, या क्रोमोसोम वो जिनका जीन वो वाई क्रोमोसोम पे हो। तो वो वाई जीन डिसऑर्डर में सिर्फ और सिर्फ लड़के इफेक्ट होते हैं, फीमेल जो है वो इफेक्टेड फादर की आपके पास क्या होती है, वो इफेक्ट नहीं होती, क्योंकि फीमेल में कोई भी वाई क्रोमोसोम नहीं होता। वाई लिंक डिसऑर्डर आर काज्ड बाय म्यूटेशन ऑन वाई क्रोमोसोम बिकॉज मेल इनहेरिट वाई क्रोमोसोम फ्रॉम देयर फादर। एवरी सन ऑफ इन्फेक्टेड फादर विल बी affected because female only inherit an X chromosome from the father and never Y chromosome. Female offspring of affected father are never affected. जो Y लिंक डिसऑर्डर होंगे वो सिर्फ और सिर्फ मेल में होंगे, क्योंकि फीमेल में सिर्फ और सिर्फ डबल X क्रोमोसोम होता है, Y होता ही नहीं है। तो ये हमारे पास कहता, ये जेनेटिक डिसऑर्डर का एक छोटा सा यूनिट था। इसमें अच्छा यहाँ पे 2 स्लाइड अभी रहते हैं। एक हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर है। माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर इज अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस दैट आल्सो नोन एज मैटरनल इनहेरिटेंस अप्लाइड टू जीन इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। कि जब हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के जीन में चेंजेस आ जाए, उसकी वजह से कोई डिसऑर्डर हो, तो उसको हम माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर कहेंगे। और माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर वो मदर रिलेटेड होता है, क्योंकि मदर की जो ओरियो होती है उसने कन्वर्ट होना होता है जाइगोट में। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप आप जो है डिफेक्ट काज करता है, जिस तरह हार्ट, स्केलेटल मसल्स, किडनी वगैरह, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करता है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल इनटू यूजेबल एनर्जी। दिस में डिजीज ट्रांसमिटेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इनहेरेंस इफेक्ट। कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम एनर्जी प्रोडक्शन करना है, जो हार्ट, मसल्स और किडनी, लिवर्स वगैरह यूज करते हैं। लेकिन जब आपके पास माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर होंगे तो ये आर्गन आपके पास फिर इफेक्ट हो सकते हैं और इनका फंक्शन आपके पास इफेक्ट हो सकता है। इसके बाद हमारे पास मल्टीफैक्टोरल इनहेरिटेंस है। मल्टीफैक्टोरल इनहेरिटेंस डिसऑर्डर ये होते हैं जिसके काजेज बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जो हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, जो फादर से इनहेरिट भी हो सकते हैं, जो कोई म्यूटेशन की वजह से भी हो सकते हैं, जो इन्वायरमेंट या कोई मतलब मदर अगर स्मोकिंग वगैरह करती है उसकी वजह से भी हमारे पास हो सकते हैं। तो जो मल्टीफैक्टोरल इनहेरिटेंस होंगे उसका काज जो होगा वो या तो अननोन होगा या उसके डिफरेंट काज होंगे। सही है। जो कंजेनिटल मल्टीफैक्टोरल डिसऑर्डर की वजह से हो वो क्लिफ्ट, लिफ, क्लिफ पैलेट, कटा होंठ जो हमारे पास हैं, जिसमें पैलेट में क्लिफ्ट होता है वो कटा हुआ होता है, जो आप पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग 5th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। इस तरह पाइलोरिक स्टेनोसिस हमारे पास होते हैं। पाइलोरस रीजन जो किडनी लंग्स का होता, सॉरी स्टोमिक का जो हमारे पास पाइलोरस रीजन होता है वो आपके पास क्या हो जाए, वो तंग हो जाए। तो ये जो आपके पास कंजेनिटल डिसऑर्डर हैं ये क्या होते हैं, ये मल्टीफैक्टोरल इनहेरिटेंस डिसऑर्डर होते हैं जिसका मेन काज वो नोन नहीं होता। इस तरह इन्वायरमेंटल की वजह से सिजोफ्रेनिया भी हो सकता है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, टेंशन वगैरह आपके पास पड़ सकते हैं। तो वो क्या है, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर काज होते हैं। तो ये हमारे पास कहता है, ये हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर का एक छोटा सा यूनिट था। कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को, लाइक करें हमारे वीडियोस को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, थैंक यू।